आप सभी को सुप्रभात। आज हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 1922 तक चला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खिलाफत शब्द होता क्या चीज़ है। तो अगर अर्थ की बात करें तो खिलाफत का अर्थ होता है विरोध करना, और खिलाफत शब्द जो कि एक उर्दू शब्द है। यहाँ पर खलीफा और खिलाफत दोनों अलग अलग हैं। खलीफा ऑटोमन साम्राज्य अर्थात तुर्की के जो सुल्तान होते थे उनको कहा जाता था खलीफा। और खलीफा जो है मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा राजनीतिक पद होता था और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक नेता के रूप में भी जाने जाते थे। तो इस तरह से कुछ परिस्थितियां निर्मित हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें सन 1915 की, तो सन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उस समय भारत के राजनीतिक अखाड़े में उतरने से पूर्व महात्मा गांधी ने लगभग संपूर्ण भारत का दौरा किया था तथा भारत की स्थिति को देखा और समझा भी। महात्मा गांधी ने तत्कालीन भारत की स्थिति को देखते हुए सहज की यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक भारतीय पारस्परिक मतभेद भूलकर परस्पर एक सूत्र में स्वयं को नहीं बांध लेते, भारतीयों को किसी भी प्रकार का अधिकार अथवा स्वतंत्रता मिलना असंभव है। महात्मा गांधी यह भी जानते थे कि भारतीयों में एकता स्थापित करने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो दूरी थी उनको क्या करना है, समाप्त करना अति आवश्यक था। महात्मा गांधी भारतीयों की समस्या का समाधान करने के लिए किसी प्रकार का आंदोलन करने से पूर्व वो ये चाहते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को हर हालत में निकट ले आए। महात्मा गांधी को सौभाग्य से यह अवसर मिला खिलाफत आंदोलन से, क्योंकि खिलाफत आंदोलन धार्मिक कारणों से प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर हम बात करें 1914 परिस्थितियाँ 1914 और 1918, तो इस समय प्रथम महायुद्ध चल रहा था और दो गुटों में पूरा विश्व बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा सेंट्रल पावर। तो त्रिगुट की अगर बात करें तो त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की नहीं था। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो तुर्की है तो तुर्की का सुल्तान खलीफा का महत्वपूर्ण पद माना जाता था, अर्थात भारत के मतलब विश्व के जितने भी मुसलमान थे या भारत के जो मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, धर्मगुरु मानते थे। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया था। अब ऐसी स्थिति में भारत जो कि ब्रिटेन के अधीन में था, तो स्वाभाविक सी बात है अब ब्रिटेन का साथ देगी तो उनको अपने धर्मगुरु के या तुर्की के सुल्तान या तुर्की के खलीफा के विरुद्ध मैदान में उतरना पड़ेगा। तो इस तरह से यह बात अब भारत के मुसलमानों ने क्या किया, ब्रिटेन से निवेदन किया। तो ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारे साथ दें प्रथम महायुद्ध में, और युद्ध के पश्चात हम तुर्की की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और उनकी जो पद है उसको भी बनाए रखेंगे। लेकिन जब पराजित हुआ तो इस प्रकार का जो वादा किया गया था, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, नाम भूल रहा हूँ, प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुर्की को जो है विखंडित नहीं करने का और खलीफा के पद को नहीं समाप्त करने का। लेकिन उन्होंने अपने वादे से मुकर गया और तुर्की के साथ जो है सेवरे की संधि हुई, पराजित। वैसे प्रत्येक देश के साथ जो पराजित हुए थे उनके साथ अलग अलग संधि की गई, तो जिसमें से आता है तुर्की के साथ सेवरे की संधि की गई, जिसमें तुर्की को पूर्णतः विखंडित कर दिया गया और वहाँ के जो खलीफा थे उस पद को समाप्त कर दिया। इसी के विरोध के कारण ब्रिटेन के विरोध किया और यही विरोध जो है खिलाफत कहलाया, खिलाफत आंदोलन।
तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ खिलाफत आंदोलन क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, भारत के मुसलमानों ने 1919 में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए, खलीफा को उसके सत्ता में बनाए रखने के लिए भारत में जो आंदोलन चलाया उसे ही खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो इस खिलाफत आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ। इसमें प्रमुख नेता कौन थे या प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे? तो मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब एक चीज़ देखिए, ये तो प्रमुख सदस्य थे, लेकिन इस खिलाफत कमेटी का एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ और उस कॉन्फ्रेंस का बनाया गया अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को। हाँ, प्रधानमंत्री का नाम याद आ गया। प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड जॉर्ज थे, इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन दे रखा था तुर्की के खलीफा को लेकर, लेकिन उस वादे से वो मुकर गए। तो इस तरह से जो है परिस्थितियां निर्मित हुई थी। अब बात करें क्या खिलाफत आंदोलन सफल रहा? तो यहाँ पर दो सवाल या दो उत्तर हम दे सकते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो यह आंदोलन असफल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसको हटा दिया गया। विजित होने के पश्चात मुस्तफ़ा कमाल को वहाँ से हटा दिया गया और इनके स्थान पर दूसरे को बैठा दिया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसको हटाकर खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। अब अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो यह आंदोलन सफल रहा। क्यों? क्योंकि भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो मतभेद था वह समाप्त होकर अब दोनों में क्या हो गई? एकता स्थापित हो गई। तो इस तरह से एक लाभ यह हुआ। दूसरा लाभ यह हुआ, जो राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था इस समय 1919-20 अर्थात असहयोग आंदोलन, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति प्रदान करने का भी आधार प्रदान किया किसने? खिलाफत आंदोलन ने। चूंकि खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देना चाह रहे थे और इसे क्या करना चाह रहे थे? जोड़ना चाह रहे थे असहयोग आंदोलन के साथ। वैसे खिलाफत आंदोलनकारियों की कुछ मांगे थी। मांग क्या क्या थी वह हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसका जन्म कैसे हुआ, उसकी प्रगति कैसे हुई, थोड़ा सा और देखेंगे। तो और भी कुछ टॉपिक बचा हुआ है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।